गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हीट एक्सचेंजर के 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन अ पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड। तो ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हमें पता है कि दो तरह के हीट एक्सचेंजर होते हैं। फर्स्ट होता है पैरेलल फ्लो, जिसमें कोल्ड फ्लूइड और हॉट फ्लूइड का जो डायरेक्शन होता है वो सेम होता है। यहाँ पे मेरे पास होता है THI हॉट फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर, THE हॉट फ्लूइड एग्जिट टेम्परेचर, TCI कोल्ड फ्लूइड इनलेट टेम्परेचर और TCE कोल्ड फ्लूइड एग्जिट टेम्परेचर। ये हो गया मेरे पास पैरेलल फ्लो के लिए। नाउ काउंटर फ्लो के लिए हमें पता है कि अगर हॉट फ्लूइड यहाँ से इंटर करेगा तो कोल्ड फ्लूइड इसके अपोजिट साइड से इंटर करेगा। तो यहाँ पे मेरे पास होगा THI TCI THE TCI TCE। तो हम देख सकते हैं कि इन पैरेलल फ्लो अलोंग द लेंथ ऑफ द हीट एक्सचेंजर टेम्परेचर डिफरेंस कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। सो द ऑप्शन इज 1 का C, डिक्रीज अलोंग द लेंथ। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हीट एक्सचेंजर फ्लो अरेंजमेंट इज मोस्ट इफेक्टिव फॉर अ गिवन surface area and inlet temperature. By the formula we know that Q dot equals to UA delta T Lm. Here delta T Lm is logarithmic mean temperature difference. So in parallel flow heat exchanger we see that the variation is very sudden from inlet to exit, but in counter flow the variation in temperature is almost equal or the mean temperature of counter flow is very high. So if mean temperature is counter flow is high, then overall heat transfer in counter flow is also high, and in counter flow also there is less entropy or irreversibility. So the option is काउंटर फ्लो, बिकॉज इसका मीन टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा होता है पैरेलल फ्लो से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस फॉर अ हीट एक्सचेंजर इज, by formula we know that LMTD can be given as delta TI minus delta TE upon ln delta TI upon delta TE. So the answer is option number 2. The next question is, when the value of delta T1 equals delta T2 the LMTD is equal to. In parallel flow we have this type of configuration from inlet to exit, and in counter flow we have this type of configuration from inlet to exit. Here hot fluid inlet, hot fluid exit, cold fluid inlet, cold fluid exit in parallel flow. Here in counter flow, hot fluid inlet, hot fluid exit, cold fluid inlet, cold fluid exit. This is known as delta T1 temperature difference at inlet, and this is known as delta T2. So we can see that from the figure delta T1 इक्वल्स टू डेल्टा T2, ये पॉसिबिलिटी सिर्फ काउंटर फ्लो के केस में हो सकता है, तो जिसके लिए मीन टेम्परेचर डिफरेंस आइदर डेल्टा T1 होगा या डेल्टा T2 होगा। सो द ऑप्शन इज ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन C इज करेक्ट। Now the next question is, the number of heat transfer unit is a measure of. We know that we have two different methods for finding effectiveness. First is LMTD method, LMTD. Second is NTU method. By formula we know that NTU equals to UA upon C minimum. Here number of transfer unit directly proportional है area of heat exchanger के। तो यहाँ पे NTU जनरली क्या बतलाता है, साइज़ और हीट ट्रांसफ़र एरिया ऑफ हीट एक्सचेंजर को इंडिकेट करता है। तो ऑप्शन मेरा होगा 5 का A। नेक्स्ट क्वेश्चन इज NTU इज मैथमेटिकली डिफाइंड एज, हम लोग ऊपर देख चुके हैं फॉर्मूला NTU का क्या होता है, UA अपॉन C मिनिमम। सो द आंसर इज 6 का B। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इफेक्टिवनेस ऑफ अ हीट एक्सचेंजर इज द रेशियो ऑफ, इफेक्टिवनेस equals to Q actual by Q maximum. So the option is 7 का A, actual heat transfer to maximum possible heat transfer.
Next question is the maximum possible heat transfer in a heat exchanger occurs when? We know that for a hot and cold fluid, if any fluid C dot P, C dot, that is heat capacity is small, then they will undergo हाई टेम्परेचर डिफरेंस, क्योंकि हमें पता है कि क्यू डॉट बराबर होता है एम एस डेल्टा टी, तो जिसका एस स्मॉल होगा उसका चेंज इन टेम्परेचर काफ़ी हाई होगा, ठीक है। तो ऐसा फ्लूइड जिसका सी मिनिमम हो वही मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस तक जा सकता है, तो उसी केस में मेरा हीट ट्रांसफ़र क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो इसका 8 का ऑप्शन क्या होगा, सी। द फ्लूइड विथ सी मिनिमम अंडरगोज द मैक्सिमम टेम्परेचर डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फूलिंग इन अ हीट एक्सचेंजर काउजेज द ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र। फूलिंग इस फिनोमेना है जिसमें समय के साथ हीट एक्सचेंजर के इंटरनल लेयर्स में क्या होते हैं कि केमिकल डिपोजिशन से स्केलिंग हो जाता है, जिससे उसका जो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र है वो डिक्रीज़ हो जाता है, क्योंकि जो भी लेयर हैं वो एज अ रेसिस्टेंस काम करते हैं। तो अगर मेरे पास न्यूली हीट एक्सचेंजर का ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट अगर यू क्लीन है, तो कुछ समय के बाद जो फॉलिंग होने के बाद, स्केलिंग होने के बाद जो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र होगा उसको हम बोलते हैं यू डर्टी। तो यू डर्ट का जो ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र होगा वो लेस देन होगा यू क्लीन से। तो इससे क्या पता चला कि फूलिंग होने से ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र क्या हो जाता है, घट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा 9 का होगा बी, डिक्रीजेस। द यूनिट फॉर द फूलिंग फैक्टर, तो फूलिंग फैक्टर हमारे पास फार्मूला होता है उसका 1/u डॉट माइनस 1/u क्लीन। मतलब यहाँ पे साफ देखा जा सकता है कि फूलिंग फैक्टर जो है वो है रेसिप्रोकल ऑफ ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट। तो 1/वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, दैट इज मीटर स्क्वायर केल्विन पर वाट। सो द ऑप्शन ऑफ 10 इज ऑप्शन नंबर बी। Now the next question is baffles in a shell and tube heat exchangers. Actually हमारे पास शेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर का फिगर मैं बना रहा हूँ यहाँ पे। इस टाइप से होता है, एक सिलेंड्रिकल डिज़ाइन होता है जिसमें बहुत सारे ट्यूब्स अंदर में अटैच रहते हैं। तो इसमें एक बैफल्स यूज़ होता है। बैफल्स क्या होता है, बेसिकली ये एक स्ट्रक्चरल सपोर्ट है जो लंबे लंबे ट्यूब्स है उनको सैगिंग से बचाने के लिए होता है। और इसका एक और पर्पस है कि जब फ्लूइड इसमें फ़्लो करता है तो ये फ्लूइड को एक टर्बुलेंस मोशन प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है कि फ्लूइड में मिक्सिंग और रोटेशन होता है, जिससे कि इसका ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र कोएफिशिएंट बढ़ जाता है और इससे क्या होता है कि हीट ट्रांसफ़र इन हीट एक्सचेंजर इंक्रीजेज। सो द मेजर पर्पस इज़ फर्स्टली सपोर्ट द ट्यूब्स एंड इंक्रीज द सेल साइड फ्लूइड वेलोसिटी टर्बुलेंस, सो इंक्रीज द heat transfer. So the option is 11B. Now the next question is a heat exchanger where the two fluids flow at right angle to each other. Suppose here is a cold fluid flowing in this direction and a hot fluid flowing in perpendicular to this direction. So this type of flow is known as cross flow. So option is 12 का C. Next question is in the effectiveness in tube method the capacity ratio, there is a term known as capacity ratio C. It is equal to C minimum upon C maximum. So the option is option number B. Now for a condenser or an evaporator the capacity ratio, we know that in condenser and evaporator there is a phase change. So delta T is equal to 0 because टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो हमें पता है कि क्यू डॉट बराबर होता है एम एस डेल्टा टी। तो अगर डेल्टा टी ज़ीरो हो गया, डेल्टा टी अगर ज़ीरो हो गया, इस केस में सी क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा टेंस टू इनफाइनाइट। ओके नाउ तो कैपेसिटी रेशियो हो जाएगा सी मिनिमम अपॉन सी मैक्सिमम दैट इज़ इनफाइनाइट। ये हो गया मेरा टेंडिंग टू ज़ीरो। तो जो ऑप्शन इज़ 14 का सी। Now the next question is
इफ़ द कैपेसिटी रेशियो C बराबर 0 द इफेक्टिवनेस ऑफ एनी हीट एक्सचेंजर इज़। तो अगर कैपेसिटी रेशियो C बराबर 0 हो जाए तो ये या तो बॉइलिंग का कंडीशन होगा या इवापोरेशन का कंडीशन होगा, मतलब बेसिकली ये फेस चेंज का कंडीशन होगा। तो इस केस में हम इफेक्टिवनेस बाय एनटीयू मेथड लिखते हैं E बराबर 1 माइनस ई के पावर माइनस NTU। ओके, और ये कैसे आया, तो इसके लिए हमको फॉर्मूला देखना पड़ेगा। तो इफेक्टिवनेस इन केस ऑफ पैरेलल काउंटर फ्लो हम लिखते हैं 1 माइनस ई के पावर माइनस NTU 1 प्लस C अपॉन 1 प्लस C। तो यहाँ से इफ़ C इक्वल्स टू 0 देन इफेक्टिवनेस इक्वल्स टू 1 माइनस ई के पावर माइनस NTU 1 प्लस 0 अपॉन 1, दैट इज़ 1 माइनस ई के पावर माइनस NTU। सो द ऑप्शन इज़ ऑप्शन नंबर B। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 15 और क्वेश्चन हीट एक्सचेंजर से देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। आप लोग अच्छे से इसको रिवाइज कर लीजिए।